हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र और साथी अधिवक्ता फ्रेडरिक डेविड हूँ। साथियों, जो हमारी कानून की भाषा होती है, जो कानून की जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत कठिन होती है। उसको समझना आसान नहीं। वो हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, आसानी से समझ में नहीं आती। आप शायद मेरी इस बात से सहमत भी होंगे, खासकर जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, जो अभी भी वकालत के पेशे में आए हैं, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे और वो इस बात को महसूस भी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आईपीसी की धारा 511 के बारे में। और मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, मैं आपको यहाँ कुछ पढ़ाने या समझाने नहीं आया हूं। बस मैं ये बोलूंगा, आज हम सब मिलकर जानेंगे आईपीसी की धारा 511 क्या होती है। तो साथियों, एक बार पढ़ ले हम कि धारा 511 क्या कहती है। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये लेक्चर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस धारा को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बता पाऊं। हम जानेंगे आईपीसी की धारा 511 क्या होती है। तो आईपीसी की धारा 511 मतलब सेक्शन 511। अब ये जो धारा, ये जो सेक्शन है, आपको आईपीसी में कहा मिलेगी? मिलेगी चैप्टर 23 में। कहां पर? अध्याय 23 में। और ये जो धारा है, ये जो सेक्शन है, ये आईपीसी के अंतिम अध्याय की अंतिम धारा है। और खास बात यह है कि ये जो धारा है, इस अध्याय की एक लौती धारा है। मतलब इस धारा का इस अध्याय में कोई भी सगा संबंधी नहीं है, इसका कोई भी भाई बहन नहीं है। और इसे समझने के लिए हमें, इस धारा को समझने के लिए हमें 4 स्टेजेस को समझना है। और वो कौन से 4 स्टेजेस हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए। तो इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए आपको 4 स्टेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां लिख दूं आई, और यहां लिख दूं मैं पी, और मैं यहां लिख दूं सी, मतलब मैंने आईपीसी लिखा, इंडियन पीनल कोड नहीं। यहां पर आई का मतलब है इंटेंशन, फिर यहां पर प्रिपरेशन, और ये हमारा होता है कमीशन। अब ये हो जाएगा आपका स्टेज 1, ये हो जाएगा आपका स्टेज 2, और ये हो जाएगा आपका स्टेज 3। हमें इन तीनों स्टेजेस को समझना है। इसी को हम समझेंगे और जानेंगे अपने धारा 511 के बारे में। अब स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में एक स्टेज और आएगी, वो है आपकी अटेम्प्ट की। और इसी को हमें समझना है दोस्तों, इसी को हमें जानना है। ये बन जाएगी आपकी स्टेज 3, और ये हो जाएगा आपका स्टेज 4। अब अगर स्टेज 3 हम निकाल दें, तो हमारा जो लॉ है, जो हमारी आईपीसी है, वो एक खिलवाड़ बन के रह जाएगी, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। आईपीसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हमें इसी स्टेज को समझना है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको चारों स्टेज बताऊंगा, बट मैं आपको पहले स्टेज 1 नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेज 2 नहीं बताऊंगा, मैं आपको उल्टा बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टेज 4 बताऊंगा, फिर स्टेज 3 बताऊंगा, फिर स्टेज 2 बताऊंगा, और फिर स्टेज 1 बताऊंगा। इसलिए अगर मैं आपको स्टेज 1 बताऊं पहले, तो मुझे इसको समझाने में कठिनाई हो सकती है, और आपको भी समझने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर हम स्टेज 4 को पहले समझ लें, तो ये धारा 511 को समझना बेहद आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो हम जानेंगे सबसे पहले स्टेज 4 को। साथियों, जब भी कोई अपराध, ऑफेंस होता है, तो सभी अपराधों में, ऑफेंसेस में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा इंटेंशन का, जब अपराध करने का मन में विचार आए, ख्याल आए। दूसरा हमारा स्टेज है प्रिपरेशन का, जब अपराध को करने की हम तैयारी करते हैं। तीसरा स्टेज है हमारा अटेम्प्ट का, जब आप अपने अपराध को करने का प्रयत्न करोगे, उसको करने का प्रयास करोगे। और हमारा जो फोर्थ स्टेज है, जब आप अपराध को
कमिट कर दोगे। अब हमें ये पता लगाना है, ये जानना है क्या आईपीसी में इन सभी स्टेजेस पर सजा का, दंड का क्या प्रावधान है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे अपने स्टेज 4 को। अगर हम स्टेज 4 को समझ लेते हैं तो हमें बाकी स्टेजेस को समझने में आसानी होगी। हम बाकी स्टेज बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टेज 4। जब कोई अपराध, जब कोई अपराध, ऑफेंस, ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस, वो अपराध सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपराध पूरा हो जाता है, वो अपराध, ऑफेंस सफल हो जाता है। और अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, अगर वो अपराध कंप्लीट हो जाता है, तो जब अपराध सक्सेसफुल हो जाता है, पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपने अपने ऑफेंस को क्या कर दिया, आपने अपने ऑफेंस को कमिट कर दिया। कमिट कर दिया मतलब आपने अपने ऑफेंस को कंप्लीट कर दिया। और साथियों, जब अपराध कमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे आईपीसी में ऐसे कमिटेड ऑफेंसेस को, कंप्लीट ऑफेंसेस को, अपराधों को आईपीसी में परिभाषित किया गया है और उनमें क्या सजा होगी, उनमें क्या दंड होगा, उसके बारे में भी बताया गया है। मतलब जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आईपीसी में ऐसे अपराधों के लिए, जो ऑफेंस, ऐसे अपराध जो पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उनमें पनिशमेंट का, उनमें पनिशमेंट का प्रावधान है, उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। अगर मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल दूं, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, वो मंदिर में करे, घर में करे या बैंक में करे, अगर ये व्यक्ति अपराध करने में सफल हो जाता है, मतलब चोरी करने में सफल हो जाता है, ये चोरी को उसने अंजाम दे दिया, ये चोरी करने में सक्सेसफुल हो गया, इसने चोरी को कंप्लीट कर दिया, उसने चोरी को कमिट कर दिया, तो भाई आईपीसी में ऐसे ऑफेंसेस जो कंप्लीट हो जाते हैं उनको स्पेसिफाइड किया गया है और ऐसे अपराधों के लिए अलग अलग धारा का प्रावधान है और अलग अलग सजाओं का प्रावधान है। मतलब अगर चोरी पूरी हो जाती है तो इस व्यक्ति को आईपीसी के अनुसार चोरी से संबंधित धारा लगेगी और उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। मतलब अगर ये व्यक्ति ने चोरी कर लिया तो इसको आईपीसी के अनुसार धारा सेक्शन 379 लगेगा और जो सजा होगी उसको सजा 3 साल होगी। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या करी है, मर्डर किया है, तो उसको मर्डर की धारा लगेगी। अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया है तो उसको धारा 376 लगेगी। कहने का मतलब ये है, जब अपराध कमिट हो जाता है, कमिट हो जाता है मतलब कंप्लीट हो जाता है, तब अपराधी को उससे संबंधित धारा लगेगी और उससे संबंधित सजा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, स्टेज 4 में कभी भी धारा 511 नहीं लगेगी, कभी भी धारा 511 लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आईपीसी में जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाते हैं, कमिट हो जाते हैं, उनके लिए विशेष धारा का प्रावधान है और उनसे संबंधित सजा का प्रावधान है। तो अगर मैं उसको अंतिम शब्दों में बोलूं, स्टेज 4 में कभी भी धारा 511 नहीं लगती है, कभी भी धारा 511 लागू नहीं होती है। और जो स्टेज 4 है, आईपीसी के अनुसार
उसमें हमेशा सजा का प्रावधान है, उसमें हमेशा सजा होती है। तो यह है हमारी स्टेज 4। अब हम समझेंगे अपने स्टेज 3 को, अटेम्प्ट को। साथियों, अब हम समझेंगे, जानेंगे स्टेज 3 अटेम्प्ट को। स्टेज 3 अटेम्प्ट को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अटेम्प्ट होता क्या है? जब कोई अपराधी अपराध को करने का प्रयास करता है, उसको करने का प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं अटेम्प्ट। अब जब भी कोई अपराध या ऑफेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, अपराध पूरा नहीं हो पाता है, अपराध सफल नहीं हो पाता है, कहने का मतलब है जब हमारा अपराध इनकम्प्लीट हो जाता है, मतलब हमारा जो अपराध है, जो ऑफेंस है, वो कमिट नहीं हो पाया, हमारा अपराध इनकम्प्लीट रह गया, हमारा अपराध जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। दोस्तों, ऐसे अपराध जो सफल नहीं हो पाते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ऐसे अपराधों का हमारे आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। उसमें क्या सजा होगी, क्या दंड होगा, ये भी नहीं बताया गया है। मतलब जब ऑफेंस इनकम्प्लीट रहते हैं तो हमारे आईपीसी में ऐसे अपराधों के लिए सजा का, पनिशमेंट का कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर मैं आपको इसका उदाहरण एग्जाम्पल दूं और उन उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम इस स्टेट अटेम्प्ट 3 को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो पहला उदाहरण है, जो मेरा पहला एग्जाम्पल है अटेम्प्ट के लिए, स्टेज 3 के लिए। अब कोई व्यक्ति चोरी करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है और वो चोरी करने में सफल हो जाता है। यहां पर अपराध पूरा हो गया, अपराध कंप्लीट हो गया, अपराध कमिट हो गया। और जब अपराध कमिट हो जाता है तो उस अपराध से संबंधित धारा लगाई जाती है और उस धारा के अंतर्गत सजा दी जाती है। यहां पर चोरी की मेन धारा, जो चोरी का जो मेन सेक्शन है 370 लाइन, वो लागू होगा और जो सजा होगी वो 3 साल की होगी। अब मान लो ये व्यक्ति चोरी करने में असफल हो जाता है, ये चोरी को अंजाम नहीं दे पाता है, ये चोरी को कंप्लीट नहीं कर पाता, ये चोरी को कमिट नहीं कर पाता है। शायद ये जहां चोरी करने गया वहां उसको चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला, इस कारण से वो चोरी को पूरा नहीं कर पाता है। अब जब चोरी पूरी नहीं हुई, मतलब चोरी का अपराध कमिट नहीं हुआ, तो क्या इस व्यक्ति के ऊपर चोरी की धारा 379 लागू होगी? भाई, जब चोरी ही नहीं हुई तो ये धारा कैसे लागू हो सकती है? ये धारा तो चोरी होने के बाद लगती है। भाई, जब चोरी नहीं हुई तो सजा भी नहीं। अब सोचने वाली बात यह है, क्या इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए या सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर इस व्यक्ति को हम सजा नहीं दें, दंड नहीं देंगे, तो कल को कोई भी व्यक्ति किसी भी घर का ताला तोड़ेगा और घुस के चोरी करने का प्रयास करेगा। अगर ये चोरी करने में सफल नहीं हुआ तो उसको चोरी की सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। भाई, आईपीसी में चोरी के प्रयास के लिए जब चोरी असफल हो जाती है तो उसकी सजा का कोई भी प्रावधान नहीं दिया। अब अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, एक व्यक्ति जिसका नाम पी है, वो एक व्यक्ति क्यू को मारने का प्रयास करता है और उसके लिए, उसको मारने के लिए वो एक बंदूक, एक पिस्टल का इस्तेमाल करता है। और जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति क्यू को मारने का प्रयत्न करता है, तो ये जो व्यक्ति पी है वो क्यू से 400 मीटर की दूरी से निशाना लगाता है और ये जो पिस्टल है, बंदूक है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो दूरी है मारने की, जो इसकी क्षमता है मारने की, वो सिर्फ 300 मीटर की है। तो क्या ये व्यक्ति पी
क्यू को मार पाएगा? क्या क्या यहाँ पर अपराध पूरा हो पाएगा? यहाँ पर अपराध पूरा नहीं होगा, यहाँ पर अपराध इनकम्प्लीट रहेगा, यहाँ पर अपराध कमिट नहीं होगा। तो क्या इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए? अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति ए है और वो व्यक्ति बी को मारने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उसके लिए वो उस व्यक्ति को जहर देने का प्रयास करता है और उसके खाने में जहर मिला के वो दे भी देता है। अब जो व्यक्ति बी है वो खाने को किसी कारण से नहीं खाता है, तो क्या इस व्यक्ति ए ने कोई अपराध किया? क्या यहाँ पर अपराध पूरा हुआ? क्या अपराध कंप्लीट हुआ? अपराध कमिट हुआ? तो दोस्तों, आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ सभी स्टेजेस में, सभी उदाहरण में अपराध कमिट नहीं हुए, अपराध पूरे नहीं हुए। तो दोस्तों, जब अपराध पूरे नहीं हो पाते हैं, अपराध कमिट नहीं हो पाते हैं, अपराध कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, वो स्टेज होती है हमारी अटेम्प्ट की। वो स्टेज हमारी अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट मतलब होता है ऐसे अपराध जो इनकम्प्लीट हो, जो कमिट नहीं हो पाए हो। तो ऐसे स्टेज में धारा 511 लागू होती है। जब अपराध इनकम्प्लीट होते हैं, जब अपराध कमिट नहीं हो पाते हैं, अधूरे हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, वहां पर लगती है धारा 511। और धारा 511 में क्या सजा का प्रावधान है? अगर मैं उदाहरण लूं, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसको 3 साल की सजा होती है। अगर व्यक्ति चोरी नहीं कर पाता है तो वहां पर धारा 511 लागू होगी और साथ में धारा 379 भी लागू होगी। मतलब धारा 379 और धारा 511 लागू होगी और जो सजा होगी वो मेन सजा की आधी होगी। जब अपराध पूरा नहीं हुआ तो भाई सजा भी पूरी नहीं होगी। तो उस संबंधित अपराध की जो सजा होगी, उस सजा की आधी सजा का प्रावधान 511 में दिया गया है। परंतु दोस्तों, हमें बहुत ही सावधानी से एक बात समझनी है। हमारे आईपीसी में कहीं कहीं पर अटेम्प्ट की स्टेज को भी अपराध माना गया है और वहां पर भी सजा का प्रावधान है। मतलब किसी किसी जगह पर आईपीसी में अटेम्प्ट की स्टेज को भी, अटेम्प्ट की स्टेज में भी सजा का प्रावधान है। अब वो कौन सी धारा है, वो कौन से अपराध हैं जहां पर अटेम्प्ट की स्टेज में भी सजा का प्रावधान आईपीसी में दिया है? अब हम उस अपराधों को समझ लेते हैं, वो कौन से अपराध हैं। तो भाई वो कौन सी धारा हैं, वो कौन से अपराध हैं जहां अटेम्प्ट की स्टेज में भी सजा का प्रावधान आईपीसी में दिया गया है? हम उन अपराधों को, उन धारा को भी देख लें। धारा 107 से लेके 120 अबेटमेंट, मतलब दुष्प्रेरक। धारा 120 ए, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, मतलब षड्यंत्र। धारा 124 सेडिशन, राजद्रोह। धारा 125 वेजिंग वॉर। धारा 130 रेस्क्यूइंग प्रिजनर, मतलब कैदी
को भगाने में सहायता करना। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। धारा 299 कल्पेबल होमोसाइड, मतलब आपराधिक मानव वध। धारा 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। धारा 209 डिसऑनेस्टी, फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट। धारा 393 रॉबरी, मतलब डकैती। यहां पर कभी भी सेक्शन धारा 511 लागू नहीं होती। ये सारे अपराधों को अटेम्प्ट के स्टेज में भी आईपीसी में सजा का प्रावधान दिया गया है, इसलिए यहां पर धारा 511 लागू नहीं होती है। अब एक बात और ध्यान रखना, धारा 511 में जो अपराध, जो सजा है, वो कारावास से संबंधित है, मतलब मृत्युदंड से संबंधित सजाओं का प्रावधान धारा 511 में नहीं दिया गया है। जो अपराध सजा से, कारावास से संबंधित है, उसी से संबंधित अपराधों की सजा 511 में दी गई है। अब एक बात और मैं बता दूं, जब भी कोर्ट में 511 अटेम्प्ट पर बहस होगी, आर्गुमेंट होगा, तो जो सरकारी वकील है वो हमेशा अटेम्प्ट पे जोड़ देगा, वो हमेशा अटेम्प्ट को प्रूफ करने की कोशिश करेगा। और जो अक्यूज्ड का अधिवक्ता होता है वो हमेशा प्रिपरेशन को डिसाइड करने की, प्रिपरेशन के ऊपर बहस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रिपरेशन में सजा हो भी सकती है और सजा नहीं भी हो सकती, बट अटेम्प्ट में हमेशा सजा का प्रावधान है, अटेम्प्ट में हमेशा सजा होके रहेगी। अगर मैं अटेम्प्ट को अंतिम शब्दों में, सरल शब्दों में बोलूं, अटेम्प्ट मतलब इनकम्प्लीट ऑफेंसेस, अधूरे अपराध, जो अपराध कमिट नहीं हो पाते किसी भी कारण से। अगर वो अपराध कमिट नहीं हो पाते हैं तो वहां पर धारा 511 लागू होती है, और इस धारा में कारावास से संबंधित अपराध को बताया गया है। मृत्युदंड से संबंधित अपराध को 511 में कवर नहीं किया गया है, उसमें मृत्युदंड के अपराध को लेकर सजा का प्रावधान नहीं है, सिर्फ वो सजा को लेकर प्रावधान दिया गया है जहां पर कारावास की सजा दी गई है। और जो अटेम्प्ट होता है वो हमेशा पनिशेबल होता है, उसमें हमेशा सजा का प्रावधान है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये है हमारा स्टेज 3 अटेम्प्ट। अब हम समझेंगे अपने स्टेज 2 को। तो साथियों, अब हम आ गए हैं अपने स्टेज 2। स्टेज 2 है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? जब अपराध को करने की तैयारी करते हैं, जब अपराध को करने का साधन जुटाते हैं, मतलब अपराध को करने का साधन जुटाना। क्या आईपीसी में अपराध को करने की तैयारी करना, अपराध के साधन को जुटाना अपराध माना गया है? तो भाई अपराध की तैयारी करना और साधन जुटाना, इसको स्टेज 2 प्रिपरेशन में अपराध नहीं माना गया है।
ये अपराध नहीं माना गया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ए है, वो व्यक्ति बी को जहर देके, पॉइजन देके मारना चाहता है। अब यहां पर बी को मालूम चल जाता है कि ए उसको जहर देके मारना चाहता है, और ए बाजार जाता है और वहां से जहर को, पॉइजन को खरीद लेता है। अब जो बी है उसको मालूम चल जाता है कि ए मुझे जहर देके मारना चाहता है। अब बी क्या करता है, पुलिस के पास जाता है और बताता है कि ए मुझे जहर देके मारना चाहता है और उसने बाजार से जहर भी खरीद लिया है। अब क्या पुलिस ए को अपराधी मानेगी? अब बी कैसे ये बताएगा, या पुलिस ये कैसे पता करेगी जो जहर ए ने खरीदा है वो बी को मारने के लिए खरीदा है? तो आप इस बात को पता नहीं लगा सकते जब तक ए बी को जहर नहीं दे देता। आप ये नहीं कह सकते कि ए ने बी को मारने के लिए जहर खरीदा है। मतलब इस व्यक्ति ए ने अपराध को करने की तैयारी करी, उसने अपराध को करने का साधन जुटा लिया, मगर इससे ये बात पूरी नहीं होती, साबित नहीं होती कि ये ए ने बी को मारने के लिए जहर खरीदा है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अगर ए या पी क्यू का घर को जलाना चाहता है और वो बाजार जाता है और बाजार से माचिस खरीदता है। अब क्यू को इस बात का आभास हो जाता है और वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि पी मेरे घर को जलाना चाहता है। अब पुलिस कैसे पता करेगी कि पी ने जो माचिस लिया है वो क्यू के घर को जलाने के लिए लिया है? इस बात को आप साबित नहीं करते। मतलब पी ने क्या किया, अपराध को करने की तैयारी करी और उस अपराध को करने का साधन जुटाया। साधन जुटाने से ये साबित नहीं होता कि वो अपराध करने के लिए उस साधन को जुटा रहा है। कहने का मतलब ये है, स्टेज 2 तैयारी और अपराध को करने का साधन जुटाना, इसको अपराध नहीं माना गया है। इस पर आईपीसी में सजा का प्रावधान नहीं है। हाँ, एक बात का मगर ध्यान रखना, आईपीसी में ऐसे कुछ धाराएं हैं जहां पर स्टेज 2 प्रिपरेशन को, अपराध करने की तैयारी, अपराध के साधन को जुटाना भी अपराध माना गया है। भाई ऐसे कौन से स्टेज हैं जो प्रिपरेशन की स्टेज में, तैयारी की स्टेज में, साधन जुटाने की स्टेज में भी अपराध माना गया है और उनमें दंड का प्रावधान है? अब वो अपराध हैं आपके, वो धारा है हमारी 122 और धारा 399। ये धारा होती है डकैती की। अब धारा 122 क्या है? धारा 122 मतलब जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, जब देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हानि पहुंच सकती हो, जब कोई बड़े स्तर पे हथियार, गोला बारूद इकट्ठा कर रहा हो, या ऐसी तैयारी जो हमारे देश को, जो हमारी कंट्री को, नेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे अपराधों को तैयारी के स्टेज में, साधन जुटाने के स्टेज में अपराध माना गया है और आईपीसी में ऐसे अपराधों के लिए दंड का, सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टेज 2 प्रिपरेशन की। अब हम समझेंगे हमारे स्टेज 1 को। तो साथियों अब हम आ गए हैं अपने स्टेज 1 इंटेंशन में। अब स्टेज 1 इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है जब हमारे मन में अपराध करने का विचार आए, जब हमारे मन में अपराध करने का ख्याल आए, जब हमारे मन में
अपराध करने का कोई आइडिया है? क्या विचार को, ख्याल को, आइडिया को आईपीसी में अपराध माना गया है? हमारे आईपीसी में इंटेंशन को अपराध नहीं माना गया है। अगर मैं इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दूं, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप मन ही मन मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे मन ही मन मुझसे गुस्साए हुए बैठे हैं, आप किसी महिला के बारे में, किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ आप रेप करने की सोच रहे हैं, आप किसी का मर्डर करने की सोच रहे हैं, आप किसी को मारने की सोच रहे हैं। भाई आपके मन में कोई अपराध करने का विचार आ रहा है। अब कैसे मालूम चलेगा कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? आप इस बात को कैसे साबित करोगे कि कोई आपको मारना चाहता है, कोई किसी महिला के साथ, कोई किसी लड़की के साथ रेप करना चाहता है? आप इसको साबित नहीं कर सकते। भाई मन आपका है, आपको जो सोचना है सोचो, जो सोचना है सोचते बैठे रहो। आप अंबानी बन जाओ, आप दाऊद इब्राहिम बन जाओ, आप छोटा राजन बन जाओ। मन आपका है, मर्जी आपकी है, जो सोचना है सोचते रहो। सोच सोच के अपने मन को खुश करते रहो, सोच सोच के अपने मन को दुखी करते रहो। सोचने में, विचार करने में, ख्याल करने में, इरादा रखने में, आईपीसी में इन सभी पर कोई भी दंड का, कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। अगर मैं इसको अंतिम शब्दों में बोलूं तो इंटेंशन में कभी भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो साथियों, ये थी हमारी इंटेंशन। दोस्तों, हमने अपने चारों स्टेजेस को समझ लिया और मेरे ख्याल से आप अब समझ चुके होंगे धारा 511 क्या होती है, धारा 511 कहाँ पर लागू होती है। धारा 511 अटेम्प्ट के स्टेज में लागू होती है और किन अपराधों में लागू होती है? जो अपराध इनकम्प्लीट रहते, जो अपराध पूरे नहीं हो पाते, जो अपराध कमिट नहीं हो पाते, वहां पर धारा 511 लागू होती है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मेरा इंटेंशन था, जो मेरा मतलब था, जो मेरा मकसद था, आपको धारा 511 समझाने के लिए, अगर दोस्तों मैं आपको धारा 511 समझाने में सफल रहा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।